हेलो माइक चेक। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। हाँ, प्रोजेक्टर ऑन करना बेटा। हेलो माइक चेक। सही। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। यस ओके, कर दे रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आखिरी दिन आज। चलो क्या लग रहा हो? अच्छा, सो प्राउड ऑफ यू। अरे उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया क्या भाई ने? रिकॉर्डिंग केली का चालू? तर 2 मिनिटं इकडे थांब तू जरा. ते सॉफ्टवेअर मध्ये रेकॉर्डिंग केलं का स्टार्ट? स्टॉप करून परत कर मग. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलिए, सो लास्ट डे टुडे. लेट्स स्टार्ट. यस, कर लिया. चलो, सो हम लोग कल बात कर रहे थे एक बहुत ही क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आइटम जो था अपना P&L आइटम्स की बात कर रहे थे, और जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में बात कर रहे थे. याद है आप लोगों को? जिसमें ऑकरेंस वाला असर्शन हम लोग ने चेक कर लिया था. अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा होती है कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? जितने भी सारे सेल्स है वो क्या होने चाहिए? वो रिकॉर्ड होने चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए. सो परफॉर्म व्हाट कट ऑफ प्रोसीजर्स to ensure that the revenues are recognized in the current accounting period and the sales are not tampered towards the period end. Tampered मतलब क्या बोलेंगे? It is not altered. So cut off procedure मतलब ये current accounting period में ही क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए. ध्यान से सुनिएगा. जैसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे कि दिस इज अप्रैल 23, then this is March 24. एंड अब क्या होता है ना, इस पीरियड का सेल सिर्फ इसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए. बोलो आया ना? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप क्या करो, इधर आपने कुछ सेल किया हो, आपके टारगेट्स अचीव करने के लिए आप इसे क्या करो, बैकडेटेड सेल दिखा दो या पहले एंट्री पास करो. सो आपने वो पीरियड को क्या करना है? कट. और जिस पीरियड का वो सेल है उस पीरियड का ही वो उसे रिकॉर्ड होना चाहिए. ये ऐसा आपने रिकॉर्डिंग करना नहीं चाहिए. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सो इट शुड बी रिकॉर्डेड नंबर 1 इन दी करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड. सो पहले अपना फोकस क्या होना चाहिए कि जो हम लोग कंप्लीटनेस का देख रहे हैं, हमें ये चाहिए कि उस पीरियड का ही कंप्लीट सेल रिकॉर्ड होना चाहिए, यहां वहां का सेल कहीं का भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. क्या ये समझा आपको? यस सर. फर्स्ट पॉइंट मार्जिन में लिखा आपने, कटप्पा, कट ऑफ प्रोसीजर मतलब. सो कट ऑफ प्रोसीजर्स. सो कट ऑफ प्रोसीजर में पहला, सेल शुड बी रिकॉर्डेड इन करंट पीरियड ओनली. करंट पीरियड का ही वो सेल रिकॉर्ड होना चाहिए. आगे बढ़ सकते हैं यहां से हम लोग. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कट ऑफ एरर्स. अभी सेल उस पीरियड का हो गया. अभी बोलता है कट ऑफ एरर्स which usually arise when companies recognize revenue based on the date on which the sales invoices are generated, right, rather than the date on which the risk and reward are transferred to the buyer. In order to perform the robust sale cutoff test, the auditor need to understand and consider specific cutoff error risk of such engagement. कुछ पल्ले पड़ा आपको? अभी हमने बोला कि करंट पीरियड में सेल रिकॉर्ड होना चाहिए. अब एज पर अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल कब रिकॉर्ड होना चाहिए? सेल रिकॉग्नाइज कब होना चाहिए? व्हेन द रिस्क एज वेल एज द रिवॉर्ड इज व्हाट? ट्रांसफर्ड.
रिस्क और रिवॉर्ड जब ट्रांसफर होता है उस समय पे हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉस उसको अपन ने क्या करना चाहिए, सेल रिकॉर्ड करना चाहिए। बोलो हाय अनम। क्योंकि अभी तक अगर वो रिस्क मेरी है तो वो सेल नहीं है, बराबर है। तो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तब बोलेंगे उसको सेल। तो ये लोग क्या मिस्टेक कर सकते हैं, व्हाट इज द एरर ओवर हियर, कि ये इसको सेल रिकॉर्ड कर देंगे बेस्ड ऑन व्हाट, द इनवॉइस डेट। बिल हो गया ना भाई, सेल रिकॉर्ड कर दें। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से सेल कब रिकॉर्ड करना चाहिए अपन ने? वेरी गुड, समझ में आएगा आप सबको? आगे बढ़े यहां से। ऑडिटर शुड वेरीफाई, तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया क्या? तो सारा सेल उसी पीरियड का होना चाहिए, बराबर है। और उस पीरियड का सेल जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने कब कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? बेस्ड ऑन रिस्क ऑन रिवॉर्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन इनवॉइस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, वी शुड वेरीफाई व्हाट, क्रेडिट नोट्स। ये क्रेडिट नोट्स कब आते हैं बच्चों पिक्चर में? जब सेल रिटर्न होता है तब, बराबर है। तो सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट्स इशूड आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड। Sometimes sales team or sales personnel can make what, fictitious sales before the year end to meet the performance target and cancel out those sales with the post year end credit note. उसको नॉक ऑफ कर देंगे उसको। तो fictitious sales है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर एंड के सेल्स आपको चेक करने पड़ेंगे। क्या चेक करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट नोट्स पहले, बट ये क्रेडिट नोट्स कौन से? आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड। टू एस्टैब्लिश फिक्टिशियस सेल्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? एकदम इजी है फिक्टिशियस सेल्स के लिए। उसके बाद वी हैव टू ट्रेस व्हाट, द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। इससे प्रूव होना चाहिए कि द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ मियर बुक एंट्री, एक्चुअल में गुड्स हमने भेजे भी है। सो यहां पे हम लोग मार्जिन में और लिखेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेरीफाइंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, check the quantity appearing in the sales register or not, and check reconciliation of total sales or goods dispatched as per the stock records and financial and statutory records like GST. तो अभी वो क्या बोल रहा है, किसको क्या चेक करना है अपने को? सो बोलता है यू चेक दी क्वांटिटी, बराबर के नहीं? सो क्वांटिटी किधर किधर चेक करने का? तो एक से भले 2 एविडेंस, 2 से भले 3 एविडेंस, बराबर के नहीं? क्वांटिटी सब जगह आप चेक कर लो। तो क्वांटिटी आप सबसे पहले किधर देख रहे हो? तो सर हम देख रहे हैं सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर के बाद हम लोग उसको किधर चेक कर रहे हैं? स्टोर्स, कौन सा रिकॉर्ड था वो? स्टॉक रिकॉर्ड्स। एंड स्टॉक रिकॉर्ड्स के साथ साथ हम लोग फाइनेंशियल एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स लाइक जीएसटी रिटर्न्स में कि कितने का माल बेचा, वो सब आपने क्या करना चाहिए? एक साथ क्रॉस चेक करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सही में इतनी क्वांटिटी आपने बेची है। तो कंप्लीटनेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। देन रिव्यू द जीएसटी टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न्स, ठीक है, एंड एंश्योर दैट द सेम आर रिकंसाइल्ड विद द रेवेन्यू रिपोर्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। वेरीफाई द रीजनेबिलिटी से जीएसटी बाय द एप्लीकेबल रेट एंड कंपेयर इट विद द जीएसटी रिटर्न्स। ये हमने कल भी देखा था, ये ऐसा पॉइंट याद है क्या आपको? ऐसा यस। सो कंप्लीटनेस के लिए क्या क्या बातें हुई? करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाना चाहिए वो, बराबर है। करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में एरर आपका हो सकता है कि आप रिकॉर्ड कर लो उसको किस बेसिस पे? इनवॉइस बेसिस पे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को भी देखना चाहिए, फिर आपने क्वांटिटी देखनी चाहिए, आपने क्रेडिट नोट्स देखने चाहिए, जीएसटी रिटर्न्स देखने चाहिए। क्लियर है एकदम? या आगे नाउ वी टॉक अबाउट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब उसको करेक्टली आपने क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड, समराइज, पोस्ट, आपने सब कुछ करेक्ट करना चाहिए उसका। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेजरमेंट।
सो ये बेसिकली आप ट्रांजैक्शंस को डिटेल में चेक कर रहे हो अभी, क्लियर एकदम। सो ये अपना बेसिक जो ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म करते हैं वो यहां पे आपको मिलेगा। सबसे पहले ट्रेस फ्यू ट्रांजैक्शंस फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन। तो कुछ ट्रांजैक्शन को आप क्या करिए, स्टार्ट से लेके एंड तक आप चेक कीजिए, ओनली द फ्यू ट्रांजैक्शन, स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड को चेक करना मतलब अपन क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन व्हाट डेप्थ, और वो भी क्या फ्यू। देखो आप समझिए, ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये कैसे रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये रोज का काम होता है। फ्यू ट्रांजैक्शंस आपने स्टार्ट टू एंड चेक कर लिए तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई आगे का ट्रांजैक्शन ऐसे ही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, क्योंकि इनका रोज का काम है। अगर रोज के काम में गलती हो रही है मतलब आपको क्या समझ में आता है कि ये बराबर से सेल्स रिकॉर्ड करा हुआ नहीं है। सो फ्यू ट्रांजैक्शंस एंड चेक इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एग्जाम्पल पढ़ो उसको। समझ में आया आपको स्टार्ट टू एंड कैसे चेक करने का? सो क्या बोला उन्होंने, टेक फ्यू सेल्स ट्रांजैक्शन, फिर चेक फ्रॉम द रिसीट ऑफ सेल्स order to the payment of the receivable balance, every underlying document at every stage, हर डॉक्यूमेंट हर एक स्टेज पे इज मेजर्ड एक्यूरेटली, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मतलब क्या, बोनस जो हम लोग स्टाफ को देते हैं अगर आपने सेल किया तो, कमीशन जैसे हम लोग स्टाफ को देते हैं अगर सेल किया तो। जैसे आप लोग ने देखा होगा कार डीलर्स या बाइक डीलर्स में अगर वो गाड़ी बेचते हैं तो उन्हें इंसेंटिव मिलता है, वैसा डिस्काउंट्स अगर पास ऑन किए इफ एनी। दिस शैल बी एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी AS 9, इनकम रिकॉग्निशन एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, सही से उसको रिकॉर्ड किया या नहीं, क्लियर एकदम। फिर उसके बाद दोस्तों आपका फेवरेट AS 11, क्योंकि अगर ओवरसीज सेल्स किया है, ओवरसीज सेल्स मतलब आउट ऑफ इंडिया, तो आपको देखना है। Then the auditor must understand the client's operations and related generally accepted accounting principle issues, namely the point of sale revenue recognition versus the percentage of completion wherever applicable. कभी कभी क्या होता है, कब आप उसको सेल मानते हो या उसको रिकॉर्ड करना है बेस्ड ऑन व्हाट, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। तो जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, प्रिंसिपल्स है, अगर उसमें कहीं कहीं डिफरेंसेस आते हैं तो आपने क्या करना है, वो हिसाब से उसको रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं अबाउट AS 9 वर्सेस हम लोग बात करते हैं AS 7। AS 7 सुना है आपने, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों में अलग अलग है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे आप क्या करते हो, आपका देखो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 5 साल में, साइट बिल्ड करना है अपने को, अब 5 साल आप बताओ कोई इनकम ही रिकॉर्ड नहीं करोगे क्या, और डायरेक्टली 5th ईयर आप क्या करोगे, एकदम भर भर के प्रॉफिट दिखाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, इनकम परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन के बेसिस पे दिखाते हैं। बट नॉर्मल जो दूसरा है, पॉइंट ऑफ सेल हुआ रिकॉर्ड कर रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो वो अपने को इश्यूज ध्यान में रखने हैं, क्लियर है एकदम। क्या होगा आपको AS 9 के हिसाब से या AS 7 के हिसाब से, ये क्लियर है एकदम, यस। आगे कंपेयर द रेट ऑफ सेल्स अफेक्टेड विद द रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज के साथ, एंड क्या चेक करना है, इट शुड बी एट दी, इट शुड बी ऑथराइज्ड एंड इट शुड बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। सो ये आपको रिलेटेड पार्टीज का भी ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा, इजी है एकदम। सो ये बातें अपनी हो गई किसके बारे में, इन रिगार्ड्स टू मेजरमेंट। फ्यू ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बराबर है। फिर उसके बाद अपने को देखना है कि AS 11 के हिसाब से, फिर उसके बाद AS 9 वर्सेस AS 7, मतलब आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना बट बस एग्जाम्पल के लिए, एंड रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोजर्स। चलो रीड करो।
डन, इजी है एकदम। ओके, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्स होने के बाद पीएनएल आइटम में पहले मेन सेल्स, दैट इज टर्नओवर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, अदर इनकम, विच कंप्राइजेज ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। तो ये सब बातें अभी अपन चेक करेंगे बैक टू बैक, एकदम मजा आएगा। पहले उन्होंने आपको थोड़ा ज्ञान दिया है, अदर इनकम क्या होता है, डिविडेंड किसे बोलते हैं, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, ठीक है भाई, पढ़ लेंगे। आपको पता है ये सब हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एमसीक्यूज, सो पूरा एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ना जरूरी है। एनी फॉर्म ऑफ इनकम अर्न बाय एन एंटिटी विच इज व्हाट दे से नॉट लिंक्ड टू द एंटिटीज कोर बिजनेस ऑपरेशंस इज टर्म्ड एज व्हाट, अदर इनकम। सो ये अपने को भाई समझ में आना चाहिए। एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया एकदम फालतू, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्या कहते हैं, कोर ऑपरेशंस ना, तो उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या टर्नओवर या सेल्स बोलते हैं। बट उसके अलावा जो अपना रोज का धंधा नहीं है, रोज का काम नहीं है, बट क्या होता है, पैसे मिल जाते हैं बराबर। अब ब्याज पे पैसा कमाना अपना रोज का काम है क्या, नहीं। बट अगर यही मनी लेंडर है तो उसका रोज का काम है। डिविडेंड का पैसा रोज का कमाना अपना काम है क्या, नहीं। बट अगर प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट फर्म है तो उसका रोज का काम है, समझा। तो बिजनेस के हिसाब से रेंटल इनकम अर्न करना क्या रोज का काम है क्या। बट अगर किसी का बिजनेस ही है कि टू गिव प्रॉपर्टीज ऑन रेंट, तो वो उसका रोज का काम है, समझा गया। तो वो कोर बिजनेस, वैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि वेदर इट इज योर रूटीन बिजनेस और नॉट। एग्जाम्पल्स पढ़िए उसको। हो गया। फिर उसके बाद चलिए इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, ये कब रिकॉग्नाइज करेंगे, ये देखो अभी इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज कम करना है ऑन अ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज एट द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट्स। सो द टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे अपने उसको रिकॉर्ड करना है। अब जैसे मेरे को इंटरेस्ट जो है वो डिसाइडेड होता है ना, वो एवरी क्वार्टर आई विल गेट, और एवरी 6 months आई विल गेट, और एवरी ईयर आई विल गेट। बट कभी कभी इधर क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। आप समझे नहीं बात को। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल टुडे ऑन 10th of February मैं क्या करता हूं, मैं एफडी बना लेता हूं फॉर 1 year, जो मैच्योर होगी ऑन 9th of February नेक्स्ट ईयर, बराबर है कि नहीं। सो मैंने इसका इंटरेस्ट जो है रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए, 9th February को, आंसर इज नो, ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। सर 9 फरवरी से 31 मार्च का जो नंबर ऑफ डेज है उसके हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, उतने पीरियड में अपने इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए, और 31 मार्च से 9 फरवरी तक का जो इंटरेस्ट है आपने वहां पे रिकॉर्ड करना चाहिए। समझ में आया आपको। सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि जिस साल में आपको रिसीव हो रहा है उस साल में आपने रिकॉर्ड करना है, नहीं। अगर आपकी अकाउंटिंग सिस्टम कैश बेसिस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप कैश बेसिस पे कर रहे हो तो क्या बोलेंगे अपन, मेरे माई बाप इधर मेरे पास ध्यान दो। कैश बेसिस पे अगर करेंगे तो जिस पीरियड में रिसीव होगा उस पीरियड में। बट व्हाट इज द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड तीसरा अक्रूवल। तो जो भी ये ज्ञान दिया है ये किसके हिसाब से दिया है, अक्रूवल के बेसिस पे। समझा गया बात को, ऐसा वो ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं अपन, डिविडेंड्स दे आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द राइट टू रिसीव इज एक्टिवेटेड। एस्टैब्लिश मतलब एक्टिवेट हो जाना, राइट टू रिसीव इज एक्टिवेटेड, बराबर। इट इज पॉसिबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज एसोसिएटेड विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तभी डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कल हमने कंटिजेंसीज कैसे रिकॉर्ड करना उसके बारे में बात करी थी, आज यहां पे बात हो रही है कि नेक्स्ट एमसीक्यू डिविडेंड्स को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, 3 कंडीशंस। ये सब इसीलिए पढ़ना है। डिविडेंड्स कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, व्हेन द राइट टू रिसीव इज व्हाट,
एस्टैब्लिश्ड, मतलब नंबर वन कि सर डिविडेंड इज व्हाट, प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड। सिर्फ प्रपोजल के बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को उसको डिक्लेयर भी तो करना है अभी तक। समझा क्या बात को? सो डिविडेंड आपने क्या करना चाहिए, और राइट टू रिसीव एक्टिवेट हुआ ना, तभी आपने क्या करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, बराबर। तो राइट टू रिसीव कब एक्टिवेट होता है, जब वो प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड है। बट सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज पॉसिबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द डिविडेंड विल फ्लो टू द एंटिटी, कि अपने को रिसीव होंगे, बराबर है कि नहीं। मतलब नहीं तो अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल जिस समय पे डिक्लेयर हुआ था, बराबर है, आपने उस समय पे शेयर होल्डर थे, बट आपने डिविडेंड शेयर्स को बेच दिया एक्स डिविडेंड, सॉरी कम डिविडेंड बेच दिया आपने, मतलब आपने डिविडेंड्स को, सॉरी शेयर्स को कैसे बेच दिया आपने, कम डिविडेंड, समझते हो, कम डिविडेंड, शेयर्स भी बेच दिए, उसके साथ साथ राइट टू रिसीव द डिविडेंड भी पास ऑन कर दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब अपने पास ना रहेगा शेयर, ना मिलेगा डिविडेंड, बराबर है कि नहीं। तो फिर मैं कैसे रिकॉर्ड करूं उस इनकम को, अगर आपने कम डिविडेंड बेच दिया है तो। एंड तीसरा, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी मेजर्ड व्हाट, रिलायबली। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं कि अगर अपन बात करेंगे डिविडेंड की, डिविडेंड सर्च, अभी जैसे यहां पे देखो, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने क्या बोला है कि सर आपको मिल रहे हैं कितना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50, ये आपको दिख रहा है ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड 1350, टैक्स ऑन डिविडेंड 456, नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज 894। 894 का मेरे को डिविडेंड मिलेगा मेरे को, हाँ कटता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसीलिए फिर ये अभी 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 मत करना प्लीज, है ना। तो दूसरे इधर जाने का, वो टैक्स में जाने का, अकाउंट्स में जाने का, ऐसा। हाँ, तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे बात बताइए एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, सुनो ना मैं कुछ बोल रहा हूं। तो अभी ये मेरे को जैसे ही रिसीव हो गया, तो इधर क्या बोल रहा है, कंपनी हैज डिक्लेयर्ड व्हाट 27 रुपीज as what the interim dividend rupees 9 per equity as special dividend of 18 and of share of rupees 1, ऐसा जो भी है उन्होंने क्या बोला, ऐसे डिविडेंड का उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया, और ये मेरे को आ गया कंफर्मेशन। नाउ कैन आई मेजर दिस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अब मेरे को पक्का पता है कि मेरे को कितना डिविडेंड मिलने वाला है करके, पता है ना, तो नाउ आई कैन रिकॉर्ड इट। सो जब ये तीन बातें हो जाएगी कि राइट टू रिसीव है, it will flow to the entity and can be measured what reliably, I will record it। सिर्फ डिक्लेयर किया है बट मालूम नहीं मेरे को, अभी तक कंपनी ने अभी तक बताया नहीं कि कितना डिक्लेयर किया है, तो मैं रिकॉर्ड कर सकता है क्या उसको, नहीं। सो ये तीन बातें एमसीक्यू में ध्यान में रखना, क्लियर है एकदम, यस। गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता हुआ, स्कीम या ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। सो इट इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी, इट इज डिटरमाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द रिडेम्पशन प्राइस एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। समझ में आया आपको, जो डिफरेंस है ना म्यूचुअल फंड्स में, अपन एवरी मंथ, एवरी वीक और एवरी क्वार्टर जैसे आई या लमसम आप पैसा डाल सकते हो उसके अंदर, आपको यूनिट्स मिलते जाते हैं, तो यूनिट्स की वैल्यू और आपकी परचेस वैल्यू दोनों अलग अलग होती है, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या हो जाएगा, बोलो। जो कैरिंग वैल्यू क्या बोल रहा है वो ध्यान से पढ़ना, जो कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है और रिडेम्पशन प्राइस को आप क्या ट्रीट करेंगे एज अदर इनकम, ठीक है, यस। चलो, सो अभी अपन बात करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स की, दोनों को डिफरेंस को बोलेंगे अदर इनकम, वही तो पढ़, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट सब एक साथ। अब ये बहुत सिंपल है दोस्तों, अपने को पूरा अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। अभी
फॉर वेरीफाइंग इंटरेस्ट इनकम ऑन व्हाट? फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट पता है ना आपको, हमने एक बार क्लास में देखा भी था ना फिक्स डिपॉजिट को. सो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, फटाफट चलो अभी, ये बहुत सिंपल है. क्लाइंट का एफडी इनकम देखने का है, तो पहले उनको पूछने का कि तुम्हारे पास कौन से फिक्स डिपॉजिट्स है, ठीक है ना. तो कौन से फिक्स डिपॉजिट है, उसका इंटरेस्ट रेट कितने नंबर ऑफ डेज के लिए है, एंड द डिपॉजिट्स विच वर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड. सारा डेटा मांग लो कि कितने एफडीज है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने दिन के लिए, कौन से आउटस्टैंडिंग है, कौन सी क्लोज हो चुकी है, कौन सी मैच्योर हो चुकी है, मतलब उसका डेटा आप लीजिएगा. फिर एज एन ऑडिटर हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इतना अमाउंट, इतना इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए. सो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बाय रिकम्प्यूटिंग, दैट इज मल्टीप्लाइंग द डिपॉजिट अमाउंट. जितना मैंने पढ़ा उसके आगे का कंप्लीट आप पढ़ लेना लगेज, मेरे लिए वेट मत करना. मेन काम हो गया, आगे बढ़ना अपने को. उसके बाद डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग, we have to trace it with the direct confirmations from the respective banks or financial institutions. Confirmation of interest income from the bank and verify that it reconciles with the calculation shared by the entity. So बैंक ने जो इंटरेस्ट का फिगर दिया और अपन ने जो कैलकुलेट किया वो दोनों मैच होना चाहिए. बैंक ने जो इंटरेस्ट का फिगर कंफर्म करके दिया और एंटिटी ने जो रिकॉर्ड किया है वो भी मैच होना चाहिए. देन वी हैव टू चेक फॉर्म 26A. पता है 26A क्या होता है? क्या बात कर रहे हैं, नहीं पता आपको फॉर्म 26A? एक इंसान का टीडीएस कटता है ना, अलग अलग जगहों से अलग अलग टीडीएस कटता है उसका, इंसान का कटते ही रहता है टीडीएस कटते रहता है उसका. सो वो प्रोफेशनल फीस या अदर इनकम या रेंटल इनकम, ऐसा उसका अलग अलग टीडीएस कटते रहता है. सो जितना भी टीडीएस उसका कटा है बराबर, वो अपने को कहां देखने को मिलता है, तो इनकम टैक्स के आप जब लॉगिन करोगे उसमें आप देखोगे फॉर्म 26AS, जिसमें आपने सारा आपका टैक्स डिडक्टेड, उसके डिटेल्स आपको वहां पे मिलते हैं. आपका टीडीएस का, एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, जितना भी टैक्स आपने आज तक भरा है उस फाइनेंशियल ईयर को लेके वहां पे आपको दिख जाता है. एंड यू कैन डाउनलोड इट फॉर दिस फॉर्म 26AS फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स. ये बैंक्स में भी हम लोग सबमिट करते हैं अपना इनकम प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब टीडीएस कटा है तो ऑब्वियसली वो भी बैंक सोचता है कि ये बराबर जेन्युइन इनकम है करके. सो यू हैव टू सी फॉर्म 26AS. टीडीएस विथहोल्डिंग बाय द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिकंसाइल इट विद द इंटरेस्ट रिफ्लेक्टेड देयरइन. ठीक है. सो क्या क्या पढ़ा अपन ने, ये किसके लिए पढ़ा है आपको पता है क्या, आप भूल भी गए? फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए, अदर इनकम नहीं. वही तो बता रहा हूं, फोकस करो. ये पूरा का पूरा जो काम अभी किया सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट को वेरीफाई करने के लिए किया है. ठीक है, पढ़िए वापस एक बार एफडी. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी नाउ वी टॉक अबाउट इज द नेक्स्ट. बेटा ध्यान से पढ़ेंगे अभी किसके बारे में है, डिविडेंड्स. तो एक एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर आपको पूछेंगे. हाउ विल यू वेरीफाई एफडीज, हाउ विल यू वेरीफाई डिविडेंड इनकम, हाउ विल यू वेरीफाई गेन और लॉस ऑन द म्यूचुअल फंड्स. पता होना चाहिए. क्लियर एकदम. ओके. फॉर डिविडेंड्स वेरीफाई दैट द सेम आर रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस ओनली व्हेन दी, बोलो, एंटिटी हैज राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड. क्लियर एकदम. खत्म. खत्म. अभी नेक्स्ट, गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड. तो ये कब रिकॉर्ड करेंगे इसको, ये भी आपके लिए एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना ये, या ट्रू एंड फॉल्स के लिए. व्हेन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी इज देयर,
कि आपने सेल किया है, आगे कैसे उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है एंड, ताकि आप मिस ही ना करें उसको. एंड इज डिटरमाइंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द रिडेम्पशन प्राइस एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. पढ़ा था ना हमने, ऊपर ही पढ़ा था उसको. एंड और only this, only that, either this and this. For the purpose obtain the mutual fund statement. म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट आपको लेना. आपको होता है म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट आता है, ठीक है. एंड ट्रेस द गेन और लॉस रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट. जो भी हम लोग रिडीम करते रहते हैं ना, तो स्टेटमेंट आता है कितने यूनिट्स आपने परचेस किए, कितने यूनिट्स आपने रिडीम किए. तो वो म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने क्या कर लेना है, आपने इनकम को बुक कर लेना है. योर फेवरेट. मैं आपको रीड करने दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में इसको मतलब पढ़ के ना जाए. इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे. और ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम भी पढ़ लेना. ये याद है, ये भी हमने कारों में पढ़ा था. ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम, whether it has been disclosed as a result of what, any income tax assessments, whether it has been adjusted or recorded in the books of accounts. वापस से कारों में पढ़ा था, याद है क्या आपको? अनडिस्क्लोज्ड इनकम को लेके भूलो मत कुछ भी. लेट्स गो अहेड. अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो गया पढ़ के? हाँ जी, ओके. फिर अभी हम लोग जो क्रेडिट साइड है वो हो गया अपना. क्या क्या हो गया उसमें? सेल्स, और उसके बाद हमने बात करी अबाउट डिविडेंड्स, अदर इनकम की बात करी. फिर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वो ऑलरेडी हमने इन्वेंट्रीज के लिए पढ़ लिया था, क्योंकि वो दोनों सेम फिगर होती है ना, पीएनएल में भी आता है और वो क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आता है. ठीक है, अभी एक एक आइटम अभी लेते जाएंगे. पीएनएल के एक्सपेंस आइटम, परचेस आइटम, सारे फटाफट अभी इसको रीड करेंगे. अभी एक काम करना, नोटबुक साथ में रखना जिसमें आप लिखते हो. इम्यूनिटी मतलब छुटकारा, प्रोटेक्शन. इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन. आ गए आप लोग? अभी जैसे अभी हेडिंग देना वहां पे परचेसेस. अभी इसमें बहुत सारा ज्ञान होता है इसके अंदर. तो हम लोग क्या करेंगे, एक कीवर्ड अपने को ध्यान में रखना है उसमें का, और वही नोट करना है. और वो कीवर्ड ऐसा होगा कि जिससे क्या हो जाएगा, अपने को पूरा उसको एक्सप्लेन करते आना चाहिए. ठीक है ना? कपल ऑफ वर्ड्स विल राइट, एंड उसके बेसिस पे आपको पूरा उसको एग्जाम में वो बस ध्यान में रखना है. वोटिंग हो गया, आपको उसका पूरा जो स्टोरी है वो लिखते आना चाहिए. इलेबोरेशन टेक्निक आपको सीखना है अभी. चलिए, परचेस इज अनदर सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ द एंटिटी similar to sales as discussed. Purchases and disbursement cycle in the business refers to, ये परचेस कब होता है? जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, बराबर है. एंड एंड्स व्हेन द एंटिटी रिसीव्स द प्रोडक्ट एंड कंप्लीट द पेमेंट टू द वेंडर. सेल का भी स्टार्टिंग में कल अपन ने ऐसे ही बोला था कि हम लोग परचेस ऑर्डर रिसीव करते हैं,
बराबर हम सेल करते हैं और जब पेमेंट अपने को रिसीव होता है सेल एंड हो जाता है। अब परचेस उल्टा, जब हम ऑर्डर फॉर बाइंग गुड्स रिसीव, पेमेंट मेड, परचेस डन। एज अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड, ये हाईलाइट भी करते जाना और मैं जो बोलूंगा वही लिखना है, ये फालतू बातें मत लिखना है, ठीक है ना, ये सिर्फ बुक में हाईलाइट करना है इसको। एज अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड audit of the entity's financial statements, the auditors test purchase transactions and internal controls over those transactions to ensure that they are not materially misstating or its purchases or accounts payable. So हमने क्या देखना है, ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करना है अपने को, ये आप लिखेंगे। एंड वी हैव टू टेस्ट व्हाट, इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब फर्स्ट परचेस में आपको क्या लिखना है, ट्रांजैक्शंस, सेकंड में क्या लिखना है आपको, इंटरनल कंट्रोल्स। ये ध्यान में रखना है अपने को कि एज एन ऑडिटर वी हैव टू टेस्ट दिस। ठीक है, उसके बाद वी नीड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर्स। जैसे वहां पे हमने बात करी थी रेवेन्यू सेंटर्स की, कल याद है आपको, कल बोल रहा था मैं सेल्स, सर्विस, इंश्योरेंस, बराबर गाड़ी के केस में जैसे उनके रेवेन्यू सेंटर्स होते हैं सेल्स के लिए, इधर प्रोडक्शन सेंटर्स होंगे कि कहां कहां पे आपको ये परचेस किया हुआ मटेरियल लग रहा है आपको, द टाइप ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दे प्रोक्योर और यूज्ड इन द प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड द सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट वेदर इट इज डोमेस्टिक और ओवरसीज। बराबर है कि नहीं। सो थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा, प्रोडक्शन सेंटर्स। फोर्थ पॉइंट, सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। ऐसा सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट बोला तो समझ में आएगा ना आपको, सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट मतलब कहां से ले रहे, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के इंडिया में ले रहे या बाहर से मंगवा रहे। ठीक है, और उसी के साथ साथ अपने को देखना है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द परचेस, मेजर वेंडर्स, क्रेडिट पीरियड, क्वालिटी चेक्स, परचेस टर्म्स एटसेट्रा। ठीक है, लिखो इन पॉइंट्स को। लिखेंगे तो याद भी रहेगा। अरे देखते देखते 100 पे आ गया अभी अपन। डन। सो अभी अपन ने जो जो पॉइंट्स लिखे आपको याद होगा, ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है, प्रोडक्शन सेंटर्स, फिर वो सोर्स, फिर उसका टर्म्स एंड कंडीशन, क्रेडिट पीरियड, मेजर वेंडर्स, ऐसे हमने बात करी। अब ये जो बातें हमने करी है यही अपने को क्या करना है, ये आगे आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो जो जो इसके अंदर पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं उसको आप बस वहां पे टिक करेंगे तो आपको समझेगा कि ये पॉइंट अपने हो गए हैं, और यहां पे मार्जिन में वो जो अपन ने पॉइंट लिखा था वो यहां पे लिखेंगे कि किसके बारे में बात करता है, क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे ऐसा। नंबर 1, द ऑडिटर नीड्स टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल पॉइंट्स ओवर परचेसेस। ये हमने सेल्स के लिए भी पढ़ा था, बस सेल्स के लिए कंट्रोल्स जो है बॉक्स में दिए थे, यहां पे उन्होंने ऐसे ही लिखा है। जैसे कि देखो क्या क्या कंट्रोल्स है, अभी फर्स्ट पॉइंट हमने इंटरनल कंट्रोल्स देखा था ना वहां पे, सेकंड पॉइंट उसको टिक करने का, और इधर पूरा सिर्फ क्या बोलता है कि आपको इधर कंट्रोल्स को चेक करने का है। तो परचेस पे क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं पढ़िए, पूरा एंड टू एंड देखने का सब, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कोट्स आर इनवाइटेड, जो अपना पूरा परचेस प्रोसीजर हम लोग पढ़ते हैं ना कॉस्टिंग में, मटेरियल का परचेस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर हमने पढ़ा था, पूरा का पूरा ये छाप दिया है, पढ़िए उसको।
क्लियर है एकदम? जीआरएन में एंट्री होना चाहिए, रिटर्न अगर है तो पूरा दिख रहा है एकदम, सब सेम टू सेम। तो मार्जिन में आपने लिख दिया कि कंट्रोल देखना है और मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है। तो क्या ऐसे वो मार्जिन में आपने लिखा रहता है ना, तो आपको पता है कि भाई ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, इसको पढ़ने में कोई डर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के उस प्रेशर में आपके साथ क्या हो जाता है, भाई इतना पढ़ना बाकी है, ये हो जाएगा क्या मेरे से। बट जैसे ही आपने अभी लिखा है यहाँ पे कि भाई इसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है, खत्म, आपको स्ट्रेस ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, आगे अगेन हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑडिटर टेस्ट द कंट्रोल्स, बराबर। द एंटिटी हैज सेट अप साइकिल फॉर परचेस साइकिल टू डिटरमाइन वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट, बराबर है कि नहीं। इफ द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव द ऑडिटर कैन रिड्यूस द, क्या बोलते हैं, अगर ये कंट्रोल्स अपन ने टेस्ट करे इफेक्टिव है तो रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। इस सेल्स में भी पढ़ा था सेम टू सेम। अब जाके कंपेयर करो ना, ऐसा कंपेयर करते रहने का, ऐसे इधर भी उधर भी। सेल्स में भी ऐसे ही बात करी थी। ठीक है, सो ये अपन ने टेस्ट करना है टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। सो वापस से यहां पे कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जो बात हुई है, देखो जरा, वही वापस से उन्होंने बात करी क्या। अच्छे से पढ़ना, डिफरेंस है या नहीं है चेक करो। क्या पढ़ा आपने, सेम है क्या वो? तो अभी आप मार्जिन में लिखेंगे मेन क्या है कि कंट्रोल्स ये प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के है, मतलब उसको एक्सप्लेन करने का। सेकंड पॉइंट क्या लिखता है, अगर वो इफेक्टिव है तो ऑडिटर कैन रिड्यूस व्हाट, द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव चेकिंग। उसके अलावा कुछ नहीं था। तो एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव चेकिंग मतलब अपन ने क्या बोल रहे थे, अपन टेस्टिंग द ट्रांजैक्शंस, बराबर है कि नहीं। सो नाउ व्हेन वी टेस्ट ट्रांजैक्शंस, कंट्रोल्स होने के बाद ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करेंगे। सो क्या बोलेंगे अपन, ये कैसे टेस्ट करेंगे इसको। सो हम लोग क्या करेंगे, रैंडम सैंपल। आप अगर देखोगे उधर भी रैंडम सैंपल ऐसे लिखा हुआ है, सेल्स में भी। एंड एग्जामाइन द रिलेटेड परचेस ऑर्डर, जीआरएन, सब कुछ सैंपल बेसिस पे स्टार्ट टू एंड, ये सारे जैसा ट्रांजैक्शन फ्लो होता है वो सब चेक करने का। इधर बस डिफरेंस, ये आपको एग्जांपल आगे लिख के आना है ये, कि हम लोग क्या चेक करेंगे, नहीं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। आपसे बोलोगे सैंपल करेंगे, कंट्रोल्स को चेक करेंगे, तो फिर आपको वो क्वालिटी मार्क्स नहीं मिलते। फिर आप समझिए बात को, 5 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों को 2 नंबर क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्या लिख के आते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स देखेंगे, कंट्रोल्स अच्छे हैं तो कम चेकिंग करेंगे और सैंपल के बेसिस पे करेंगे। ये तो हम लोग थ्योरी में भी पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट क्यों पढ़ना है, क्योंकि पर चेक तो करेंगे बट भाई उसमें क्या चेक करेंगे वो बोलना है। वो आपसे पूछ रहा है बच्चों आप क्या चेक करोगे परचेस के लिए, बराबर है कि नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, हम कंट्रोल्स चेक करेंगे। वो बोलता है अरे वो तो मेरे को मालूम है, तू कंट्रोल्स में क्या देखेगा, नहीं तू तेरे हिसाब से देख ले। वो एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, व्हाट कंट्रोल्स आर यू गोइंग टू चेक। समझ में आया आपको। सो ये जो ब्रैकेट में जो आगे डाला हुआ है ना चीजें, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कंटेंट एग्जाम में लिखना है आपने को। क्लियर है। सो टेस्ट ट्रांजैक्शंस ऑन व्हाट, रैंडम बेसिस। एंड देन वापस से कल इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स इज मस्ट, बट उसमें एनालिटिकल या टेस्ट ऑफ डिटेल्स आपकी मर्जी। और बहुत याद आ रहा है कल, इसीलिए कल उतना स्ट्रेस किया ना हर एक पॉइंट पे। फिर वो रिपीटेटिव काम होता है, एक ही बार जो पढ़ाना है वो अच्छा पढ़ाने का, फिर वो रिपीट हो रहा है बार बार आपको कंपैरिजन कराने का उससे। ठीक है, अभी ये पढ़िए इधर ट्रेंड एनालिसिस, ये सेम ऐसा ही एग्जांपल। अभी उधर उन्होंने क्या किया,
परचेस प्राइस लिखा है, उधर बस क्या लिखा था, सेल प्राइस। इतना भारी है, पढ़िए उसको। देख के डर लगता है बस इस चैप्टर का। फोर्थ पॉइंट पढ़ना है आपको। लेट्स प्रोसीड। सेम है, कुछ क्वेरी है? सो कौन से 4 पॉइंट हो गए बताइए? कंट्रोल पॉइंट्स देखने के, उसमें पूरा कंट्रोल का मार्जिन में लिखा हुआ फायदा हो रहा है क्या? बराबर है। फिर उसके बाद कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो वी विल रिड्यूस द सब्सटेंटिव चेकिंग, बट सब्सटेंटिव चेकिंग वो रैंडम सैंपलिंग करेंगे, बट सब्सटेंटिव चेकिंग इज अ मस्ट। तो उसमें आपको वही वापस ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन विद द प्रायर पीरियड, बराबर वो सब। आगे अब ये जैसा सेल में पढ़ा था ना, बहुत मजा आएगा आपको। बैंग ऑन ऑपोजिट, बस वो कॉपी पेस्ट रिप्लेस सेल विथ परचेस, डन। देखो ऑकरेंस, ensure that it is not understated or overstated। आप लोगों रखो ना वहां पे, सेल्स का साथ में रखो ना, तो दोनों रिवाइज होगा अपना। तो प्रिंट निकाल लेने का कभी ऐसे करना है सर क्या? नॉट अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड दिख रहा है कैसे आपको? किधर? परचेस में नहीं, सेल्स में भी, बराबर के नहीं? सो उसमें क्या लिखा हुआ है? fictitious vendors may have been booked or purchases have been recorded by reviewing the vendor selection process followed by the entity and also process performing procedures to ensure existence of the vendors। क्या क्या हो सकता है यहां पे? अब fictitious vendors, जो वेंडर है नहीं, डमी। fictitious मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? डमी वेंडर्स बता देंगे कि हमने जो है ना कुछ लूज टूल्स एक्स पर्टिकुलर वेंडर से खरीदे, बराबर, स्पेयर पार्ट्स किसी वाई से खरीदे, बट वो वास्तविक में है ही नहीं। सो डमी वेंडर्स, फिक्टिशियस वेंडर्स। तो फिक्टिशियस वेंडर्स है या नहीं, इसके लिए आपको क्या चेक करना है? वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस। आप वेंडर्स को कैसे सिलेक्ट करते हो? कैसे सिलेक्ट करते हो? एग्जैक्टली हम लोग कोटेशंस मंगवाते हैं, बराबर है, क्वालिटी क्वांटिटी चेक करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं ना। सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट द वेंडर, बराबर है कि नहीं? टेंडर्स मंगवाते होंगे, राइट? और फिर देखने का कि दिस प्रोसीजर्स देन एंश्योर्स व्हाट द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज वेंडर्स, कि वो वेंडर है ना। तो आपको सबसे पहले जो चिंता क्या लगी रहेगी कि जो पेमेंट किया गया है वो किसको पेमेंट किया गया है? वो फिक्टिशियस वेंडर तो नहीं ना। तो उसके लिए हम लोग वो फिक्टिशियस वेंडर है या नहीं उसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? एंटिटी वेंडर्स को कैसे सिलेक्ट करता है वो प्रोसीजर को स्टडी करके। पॉइंट नंबर 1 समझा? वेदर द गुड्स वर रिसीव्ड, तो किसमें एंट्री देखेंगे अपन? जीआरएन में। सो गुड्स वर रिसीव्ड at the factory gate and whether there exists an entry in the security gate inward register। ठीक है ना? so goods were received, so मतलब fictitious नहीं है तो ये और कैसे प्रूव होगा? एक्चुअल में गुड्स आए या नहीं आए, ये भी तो चेक करना पड़ेगा आपको। बोलो आया ना? यस सर।
सो यहां पे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया फर्स्ट। सेकेंड, मार्जिन में क्या लिखेंगे अपन, इधर अभी इधर मार्जिन में लिखेंगे बराबर। फर्स्ट जो भी काम करना है ये किसके लिए, फिक्टिशियस वेंडर्स है या नहीं। अब मुझे बताओ फिक्टिशियस वेंडर्स यहां पे लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा क्या, बोलो। उसके बाद गुड्स रिसीव्ड, तो इसके लिए अपन देखेंगे फैक्ट्री गेट में रिसीव हुए या नहीं हुए, और साथ ही साथ जीआरएन में भी, दैट इज इनवर्ड रजिस्टर में भी एंट्री होनी चाहिए। अब गुड्स आ गए, अब चिंटू बाहर आएगा ना, याद है आपको चिंटू आता है बाहर, आगे क्या करता है, गुड्स इंस्पेक्ट करता है ना। सो गुड्स की अपने को क्या चेक करना है, क्वालिटी, बराबर के नहीं, वेदर द रिसीट ऑफ द गुड्स इज प्रॉपरली साइंड, वेदर परचेस इनवॉइस वाज अप्रूव्ड एज पर द डेलीगेशन of authority, whether 3 or 2-way match as discussed above was done. So purchase invoice वो क्या होना चाहिए, it should be approved, बराबर। और वो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग ये बोलते हैं ना अपन, इनवर्ड रिसीट, परचेस इनवॉइस, फिर उसके बाद वो स्टोर्स में एंट्री करता है, सबसे क्या होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए, बराबर। तो वो देखना है आपको। एंड देन द स्टॉक रिकॉर्ड इज व्हाट, अपडेटेड बाय द पर्सनल, ठीक है। सो ये किसके बारे में बात करता है, ये वाले पॉइंट्स ना, ये गुड्स रिसीव्ड के लिए अपने को देखना है कि जब जैसे ही गुड्स रिसीव हो गए तो उसका क्वालिटी देखो कि जो हमने मंगवाए थे वही है ना। नहीं तो कभी कभी क्या हो सकता है, परचेस ऑर्डर में दिखेगा हाई क्वालिटी के गुड्स ओवर प्राइस्ड है, बट एक्चुअल में बैकडोर में आपने क्या किया होगा, उसको बोला होगा भाई हल्का माल भेज दे, सस्ते में भेज दे, जो भी ऊपर का डिफरेंस है अपन दोनों शेयर कर लेंगे। 100 का माल दिखाया, बराबर है, 70 का माल भेजा, 30 रुपए का उसका फायदा, उसको लेंगे 15 तू रख, 15 मेरे को दे। ऐसा हो सकता है ना। तो इसके लिए क्वालिटी चेक करने का, फिर वो अकाउंटेंट के साथ गुड्स रिसीव्ड के साथ जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं वो सबसे क्या करना, 3-वे 2-वे मैच करने का कि सही में गुड्स रिसीव हुए या नहीं हुए। एंड आखिरी में हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉक रिकॉर्ड भी आपने अपडेट करना चाहिए। सो फर्स्ट 4 पॉइंट्स को आपने बराबर से ब्रैकेट डाल के ऊपर मार्क कर दिया उसको। नाउ स्पेशल कंसिडरेशंस, सिंपल सिंपल। नंबर 1, ओजी, purchase invoice should be what, original copy and not photocopy। फास्ट फास्ट पढ़ेंगे अभी, ये लॉजिकल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई जो भी पेमेंट होना चाहिए वो ओरिजिनल, इट शुड बी बुक्ड ओनली वंस, इट शुड बी बुक्ड ओनली वंस, एक परचेस एक बार। और ये कब, एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, अपना रिवॉर्ड जो है ओनरशिप है वो सब ट्रांसफर होना चाहिए। केसेस वेयर द टर्म्स ऑफ डिलीवरी आर अग्रीड विथ वेंडर आर एफओबी, एफओबी क्या होता है मालूम आपको, फ्रेट ऑन बोर्ड, सीआईएफ कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट, जब वो फ्रेट लगता है ना ऑन बोर्ड, जो भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिर्फ फ्रेट भरना है, या सीआईएफ वैल्यू, कभी आपने सुना है क्या सीआईएफ वैल्यू, सीआईएफ वैल्यू मतलब जो परचेस इनवॉइस तो होता है वो तो होता ही होता है, प्लस वो उसके साथ कैरेज, सॉरी आई मतलब इंश्योरेंस एंड एफ मतलब फ्रेट, सो कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट उसका चार्जेस लगता है वो। हाँ मतलब वो कॉस्ट हम लोग ऐड करते हैं, बट ये अलग अलग वैल्यूज होती है, एफओबी वैल्यू बराबर सीआईएफ मतलब कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो उसके चार्जेस अपने को देखने के हैं कि अपन ने वो कैसे अग्री किए हैं वेंडर के साथ। क्योंकि अगर ये अपने को भरना है तो अपना कॉस्ट है, वो परचेस में ऐड हो जाएगा, बट अगर वो क्या बोलते हैं उसको वेंडर भर रहा है तो अपना कॉस्ट नहीं है। कभी कभी होता है इंश्योरेंस अपने को लेना है, डिलीवरी फ्री होती है, बराबर है, तो वैसे अपने को वो कॉस्ट को एडलेस करना है। तो जब परचेस कर रहे हैं सो हमने देखना है कि वो ओरिजिनल के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए, वो एक ही बार बुक होना चाहिए, बट जब बुक हो रहा है तो क्या वैल्यू पे हो रहा है वो आपने अग्री करना है वेंडर के साथ, एफओबी सीआईएफ एटसेट्रा। क्लियर एकदम, यस। फ्रेट ऑन बोर्ड,
आगे बढ़े यहां से। इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी। चलो बोलो बच्चों, बिल किसके नाम पे होना चाहिए? एंटिटी। इन केस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस इट शुड बी एड्रेस टू व्हाट? अप्रोप्रिएट ब्रांच। बट उस ब्रांच को एड्रेस होना चाहिए, बट नाम तो कंपनी का होना चाहिए जो एंटिटी है वो। इनपुट टैक्स कंपोनेंट, पता है आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता ना उसका, जीएसटी आपने पे किया है। जैसे सेल्स में आपने क्या किया था, वो जीएसटी बराबर से वो रिटर्न्स के साथ आपने जो क्रेडिट है वो यूटिलाइज किया क्या नहीं, वो चेक किया था और पे किया क्या नहीं। इधर परचेस किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सो यू चेक इट विद द इनपुट टैक्स लेजर, obtain the tax returns filed with the authorities and check it with the amount reflected in the returns। क्लियर है? फिर आपका फेवरेट, अगर ये रिलेटेड पार्टीज है तो बराबर इट शुड बी अप्रूवल एंड इट शुड बी एट दी आर्म्स लेंथ प्राइस। पूरा पढ़ो उसको। ओवर गाइज, 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 ओवर। उसके बाद रिव्यू द परचेसेस, बराबर कि क्लासिफिकेशन बराबर से हुआ है ना। मतलब आपने कुछ परचेस किया है, बराबर है, तो उसको आपने क्या करना चाहिए? पीएनएल को ट्रांसफर करना है एज अ परचेस, या जो परचेस आपने किया है उसको आपने कैपिटलाइज करना है, ये देखना पड़ेगा ना आपको। अब परचेस तो दोनों है, एसेट का भी परचेस किया है या रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री का भी परचेस किया है, तो उसको दिखाएंगे किधर? एसेट का परचेस किया है तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए, पीएनएल को डेबिट नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर परचेसेस है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, ऐसा चलेगा नहीं, वो कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। ऐसा समझ में आया आपको? यस। उसके बाद रिव्यू व्हाट द जर्नल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। चलिए आपका फेवरेट, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट, अभी पढ़ के आए थे ना आज, तो अभी याददाश्त आपकी एकदम ताजा ताजा है, ठीक है? रेडी। बात करी थी कटप्पा की, कट ऑफ टेस्ट की, वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, बराबर है। वी हैव टू एग्जामाइन व्हाट मटेरियल इन व्हाट ट्रांजैक्शन से लास्ट 5 ट्रांजैक्शन to check that all corresponding invoices have been entered in the purchase book and none have been what omitted। ईयर एंड पे क्या होना चाहिए? सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, कुछ भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुड्स इन ट्रांजिट एज पर द टर्म्स विद द वेंडर रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी क्या हुआ? गुड्स निकले 31 मार्च को सुबह सुबह और वो डिलीवर हो रहे हैं 1 अप्रैल की शाम को। सवाल ये है कि उसको कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करे, इधर या उधर? तो डिपेंड करता है एज पर द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। 31 मार्च को सुबह निकले ना वो, वहां से अब वो अपने हो चुके हैं वो, अगर रास्ते में कुछ भी हो गया तो वो अपनी जिम्मेदारी, बराबर है। तो अपन क्या बोलेंगे उसको? 31 को रिकॉर्ड करेंगे। हम उस गुड्स को एक्सेप्ट करेंगे, जब हमको वो गुड्स मिलेंगे हम लोग उसको देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन 1st। समझा बात को? ऐसा। तो ये आपको ध्यान में रखना है गुड्स इन ट्रांजिट को लेके। ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस दैट ऑल परचेसेस हैव बीन व्हाट रिकॉर्डेड। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द ओवरऑल रीजनेबलनेस। मेरा प्यारा बच्चा अभी ये पढ़ेगा कंजम्पशन एनालिसिस। कंजम्पशन एनालिसिस समझते हो? कंजम्पशन एनालिसिस समझते हो कि कितना आपने कंज्यूम किया है, ठीक है ना? स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस समझते हो? आपके इन्वेंट्री में क्या क्या टाइप के स्टॉक्स आते हैं, बराबर के नहीं? क्या क्या टाइप के गुड्स आते हैं, जैसे कि स्पेयर पार्ट से, लूज टूल से, ऑयल
या लुब्रिकेंट्स है, अलग अलग आते हैं ना, बहुत इन्वेंट्री तो बहुत सारी चीजें होती है, तो उसका कॉम्पोजिशन एनालिसिस करना है कि यूजुअली तुम्हारे इन्वेंट्री में क्या क्या आता है। सो ये दो एनालिसिस अपने को करना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। तो ये क्या होता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फॉर वेरीफाइंग परचेसेस ऑडिटर विल ऑल्सो डू व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, विच टाइप्स ऑफ एनालिसिस इज रेकमेंडेड। बच्चा क्या होता है जब ये पढ़ के नहीं जाता तो उसमें फिर वो एनालिसिस क्या लिखता है, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, समझ में आया आपको, फिर वो मजा नहीं आता फिर वो। तो परचेस में एनालिटिकल प्रोसीजर में कौन सा एनालिसिस करना है, ये टू द पॉइंट अपने को फिर वहां पे लिखना है इसको, क्लियर एकदम। तो कौन सा एनालिसिस करेंगे अपन, कंजम्पशन एंड कॉम्पोजिशन, बोलो एक बार, कंजम्पशन एंड कॉम्पोजिशन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पढ़िए। फिर आगे भी है रेशियोज, कंजम्पशन, कॉम्पोजिशन, रेशियोज। हाँ जी, समझ में आया आपको। और उसी के साथ फिर आखिरी में आपको परचेस के बारे में अपने डिस्क्लोजर्स क्या देने हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। ये आप सब अकाउंट्स में पढ़ते हो, इसके लिए मैं डिस्क्लोजर्स आपको रीड करने बोल रहा हूं ये, क्योंकि ये कोई एएस का पार्ट नहीं है ना किसी का पार्ट है ये नॉर्मल अपन कंपनी अकाउंट जो पढ़ते हैं ये उसके ही है। स्टॉक इन ट्रेड डिस्क्लोज करो, बराबर, वेदर चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज अगर हुए हैं तो डिस्क्लोज इट, एंड देन द रिलेटेड पार्टीज के साथ डिस्क्लोजर्स करना है। डन। ये अपना चैप्टर 2-3 दिन पहले ही खत्म हो जाता अगर हम लोग 3-3 घंटे लेते तो। बस बता रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर 7 लेक्चर हो गए इसके, 10 तारीख हो गई। बट मेरा इंटेंशन ये था कि आपने देखा होगा हम लोग रोजाना सिर्फ कितने 20 या 2 टॉपिक हम लोग इतने ही पढ़ते हैं, हेलो। तो वो क्यों पढ़ते हैं, ताकि वो सिर्फ मैं रीड कराऊंगा तो वो आपको सिर्फ वो क्या है इनपुट आउटपुट हो जाएगा, वो उसका प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं रहेगा। सो दैट इज वाई वी टेकन इट वेरी स्लो, एकदम आराम से, ठीक है ना। चलिए, सो लेट्स गो अहेड नाउ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब ये इधर पूरा आपको जो है ना आपका टैक्स का ज्ञान आएगा, सैलरी चैप्टर पता है ना आपको, तो पूरा इधर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस उसका सैलरी, और फिर लेबर कॉस्टिंग वाला चैप्टर, बोनस वगैरह वो सब, तो सब मिला के ये अपने को वेरिफिकेशन करने का है, ठीक है। सो लेट्स स्टडी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज, हाइलाइटर लेके रखो, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द पेरोल एक्सपेंसेस। पेरोल तो उसमें क्या क्या आता है, उसका बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस, परक्विजिट, अलाउंसेस, लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब आता है ना। ये सब मिला के हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी हम लोग कंप्यूट करते हैं, बराबर है क्या नहीं। सो इसको बोलते हैं क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पेरोल एक्सपेंसेस। क्या होता है ये बच्चों को पता नहीं रहा एग्जाम में। सो हाउ विल यू वेरीफाई पेरोल एक्सपेंसेस, बच्चे आएंगे अरे व्हाट इज दिस पेरोल, बराबर है, हमको तो सिर्फ क्या पता था, पनीर रोल, ज्यादा हो गया सर, सॉरी। सो पेरोल एक्सपेंसेस, so they represent what, the aggregate sum of an entity's pays as consideration to its employees for their labor efforts along with the associated expenses। मतलब जो मेन जो उनका बेसिक सैलरी है वो प्लस द एफर्ट्स लाइक perquisites, post employment benefits like gratuity, superannuation, leave encashment, pf etc, as well as towards their hiring, their welfare and training। ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं पेरोल एक्सपेंसेस।
In many industries, employee benefit expenses is the biggest expense category, and hence it is critical for what the business to manage expenditure shrewdly, and for shrewdly मतलब carefully. ये खर्चा मैनेज होना चाहिए, इसीलिए लेबर कॉस्टिंग भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. For the auditors to verify and ensure that expenditure is appropriate and is as per applicable accounting standard. कौन सा accounting standard आता है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए? AS 18 रिलेटेड पार्टी, AS 15 चेक करो. आएगा ना, सब आएगा. AS 15 वेरी गुड. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. सो इसके लिए भी क्या है, पूरा स्टैंडर्ड है ये. तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी स्टैंडर्ड आप पढ़ते हो, बराबर, आपने क्या करना है, उसको कोरिलेट करना है विथ व्हाट, ऑडिट. कोई भी ऑडिट की चीज पढ़ते हो उसको कोरिलेट करना है विथ व्हाट, द स्टैंडर्ड. ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड में क्या लिखा है वो भी आपको समझ में आ जाता है अच्छे से, और उसको एज एन ऑडिटर हम लोग क्यों वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपको समझेगा कि अरे यार ये तो सेम लिखा हुआ है. सो दोनों पर्सपेक्टिव से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड इफ यू स्टडी इन दिस फैशन, बहुत इजी, मजा आता है फिर. ठीक है. सो समझ में आया आपको? सो क्रिटिकली अपने को इसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है. ऑडिटर्स नीड टू वेरीफाई इट. क्लियर है? सो लेट्स अंडरस्टैंड. क्लियर अंडरस्टैंडिंग about how they hire, appraise and retirement process. Number 1, test the controls. मार्जिन में क्या लिखेंगे बच्चों? कंट्रोल्स. कंट्रोल्स को चेक करना है अपने को, अंडरलाइन करेंगे अभी. The entity has set around the employee benefit payment process to determine how they are effective. If they are effective, reduce the substantive testing. सही है, एकदम कॉमन पॉइंट है. बट आपको यह ध्यान में रखना है कि अपने को सिर्फ ऐसा नहीं लिखना है, आपको वो कंट्रोल्स क्या है वो लिख के आना चाहिए आपको. समझा गया? सिवा लिखोगे टेस्ट द कंट्रोल्स, कंट्रोल्स अच्छे बुरे, उसके हिसाब से टेस्टिंग ज्यादा कम, कंट्रोल्स भी यू हैव टू एक्सप्लेन. सो क्या क्या कंट्रोल्स है बताओ, पढ़िए. पेमेंट साइकिल, कब पेमेंट कर रहे हो, बराबर, फर्स्ट, सेकेंड, 7th ऑफ द मंथ, बराबर. अटेंडेंस रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का अटेंडेंस लेते ना, कॉस्टिंग में पढ़ा था ये कंट्रोल्स, अटेंडेंस लेना है. एम्प्लॉय मास्टर ऑथराइजेशन, एम्प्लॉय मास्टर मतलब लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग विद अस. ऑथराइजेशन, अप्रूवल ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग, डिसबर्समेंट, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शंस लाइक टैक्सेस, बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुइटी. ये सब आपने क्या करना है, ये सब के ऊपर बराबर से कंप्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है आपने को. क्लियर है एकदम? ओके. उसके बाद आपका फेवरेट रैंडम सैंपल. बट रैंडम सैंपल किसके लिए, अभी परचेस या सेल के लिए नहीं है. तो इसमें आपको क्या देखना है, अपॉइंटमेंट लेटर, बराबर, कि तेरे को अपॉइंट किया तो उसमें तेरी सैलरी, तेरे को सही में अपॉइंट किया ना, नहीं तो तू डमी निकला तो, बराबर है, डमी एम्प्लॉय भी तो हो सकता है. फिर उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसके अप्रेजल का लेटर देखो, उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करो, HR पॉलिसीज, एम्प्लॉय मास्टर. सैंपल बेसिस पे सारे जो कंट्रोल्स है ना ऊपर के, वो आपने क्या कर लेने हैं, चेक कर लेने हैं. अगेन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इज अ मस्ट, बट उसमें आप क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे करेंगे यहाँ पे, कि यूजुअली एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी हाफ ईयर सैलरी कितनी होती है, उसको आप फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल भी कर सकते हो, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू द सैलरीज दैट वी आर पेइंग. बोलो. तो ये सब आप कर सकते हो. तो यू सेट एन एक्सपेक्टेशन एंड देन यू कंपेयर इट विथ ऑल दिस. पढ़िए उसको. पढ़ लिया बच्चों? शैल वी प्रोसीड? या. सो अभी बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस एंड मेजरमेंट. अपने एम्प्लॉयज होने चाहिए, बराबर है, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी रिकॉर्ड पहले दिमाग में डालो. ये
अपने एम्प्लॉयज होने चाहिए, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी रिकॉर्ड होनी चाहिए और वो करेक्ट मेजर होनी चाहिए, डिडक्शंस वगैरह वो सब कुछ बराबर से होना चाहिए। ये 3 हो गए आपका फेवरेट। फिर क्या आ गया फिर बाद में? डिस्क्लोजर। खत्म है एकदम। बोलो भाई। चलिए, सो सबसे पहले अटेंडेंस वास्तविक में मौजूद, क्योंकि सैलरी का स्टार्ट कैसे होता है कंप्यूटेशन? अटेंडेंस। अभी जैसे आप समझिए बात को, अभी आज 1 कभी अपना सिलेबस खत्म होना चाहिए था टेक्निकली, जनवरी एंड समझ लो। 10 दिन मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा पढ़ाया। क्यों? 10 दिन का 200 रुपए मिलेगा ना, 100 रुपए घंटा एक्स्ट्रा, भारी के नहीं, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा मेरे को। बट अगर मैं आया ही नहीं, बराबर के नहीं, तो मुझे पैसे मिलेगा क्या? नहीं। सो ऐसा अपन बात कर रहे हैं, अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर अटेंड करोगे तो क्या हो जाएगा? पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद अटेंडेंस से और क्या आपको समझ में आ सकता है कि फिक्टिशियस एम्प्लॉयज तो नहीं है ना, डमी वर्कर्स, डमी एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए, बराबर। फिर उसके बाद टू एड्रेस दिस रिस्क द ऑडिटर में चूज टू मीट द एम्प्लॉयज इन पर्सन। डमी है, अगर डाउट आ रहा है तो उसको इन पर्सन मतलब समझते हो, वास्तविक में मिलो, उसको जाके मिल, तू भाई सही में है क्या नहीं, कौन है ये व्यक्ति बता। यूजुअली ये फिक्टिशियस एम्प्लॉयज का स्कैम कहां हो सकता है? जब एम्प्लॉयज को पेमेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कैश। जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं ना, बराबर। तो आप मान लो फॉर एग्जांपल, आप अपने को जब भत्ता मिलता है 100 रुपए दिन का मिलता है आपको, तो ऐसा लिए भाई 100 रुपए दिन का कैश ले ले ऐसा, तो वो क्या हो जाएगा? वो बोलेगा हाँ हमने एम्प्लॉयज को रखा था, और वो 100 रुपए क्या करेगा? खुद के जेब में डाल देगा ना, वो दिहाड़ी, दिहाड़ी बोलते ना उसको, बराबर। तो वैसा, तो एम्प्लॉय को एक्चुअल में जाके मिलो ऑन सैंपल बेसिस। सो the further the auditor may choose to select the sample of employees and ask the payroll department to share what their bank details, identity proofs of the employees. So वो एम्प्लॉय डमी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे? उसको इन पर्सन मीट करोगे। लॉजिक लगाने का एकदम ऐसे, ऑडिटर क्या करना है आपको? इन पर्सन उसको क्या करना है? जाके मिलना है, भाई तू है क्या, जिंदा है क्या तू। अब उसके बाद वो तो किसी को भी लाके खड़ा कर देगा, हमको क्या मालूम कि ये वही व्यक्ति है। अब मैं श्याम हूं बट मैं बोल दूंगा मैं राम हूं, फर्क क्या पड़ेगा? आप भी किसी को भी इंट्रोड्यूस करा देना मम्मी को, मम्मी ये वही दोस्त है मेरा जिसका मैं नाम बोल के जाता हूं, वो भी आपको दिखता है, बट दोस्त इसलिए वो हाँ में हाँ मिला देता है वो, बराबर के नहीं। तो आप समझने की कोशिश करो, तो इसके बैंक डिटेल्स, उसका आइडेंटिटी प्रूफ आपने लेना है कि टू एस्टेब्लिश वेदर दैट पर्सन इज द सेम वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है? आगे, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ व्हाट एम्प्लॉइज as at the period end along with the monthly movement split between the new hires, leavers and continuing employees. तो कौन नए ज्वाइन हुए, बराबर है, कौन से लीव हुए और कौन से कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर है। Then for a sample selected randomly of new hires obtain appointment letter। अभी स्टेप बाय स्टेप सबका लिस्ट लेने का, लिस्ट में कौन कौन आएगा, कौन से न्यू है, कौन से छोड़ के गए और कौन से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो कॉस्टिंग में निकालते ना अपन, क्या क्या निकालते हैं? लेबर टर्नओवर रेशियोस कौन से होते हैं? रिप्लेसमेंट, सेपरेशन, फिर उसके बाद फ्लक्स, एक्सेशन और न्यू रिक्रूटमेंट। रिसेशन का पागल है क्या तू? रहने दे भाई। बट रिसेशन, एम्प्लॉइज में रिसेशन, न्यू रिक्रूटमेंट, याद आ रहा है क्या? न्यू रिक्रूटमेंट, सेपरेशन, फिर उसके बाद अपन क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। तो ये सब इसके लिए तो लिस्ट करना है अपने को। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? लेबर टर्नओवर रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी ऑब्टेन द लिस्ट। सो फॉर द पर्पज ऑफ न्यू हायर्स, अगर आप बताओ हमारे ऑफिस में ये लोग नए ज्वाइन हुए, अगर ऐसा बोला आपको, तो आप क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले ये सब ऐसा बोलने का नहीं बेटा, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स, बराबर, एंड वेरीफाई वेदर द सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ एंड सब्सिक्वेंट मंथ इज एज पर दोज अग्रीड टर्म्स। समझा गया? जो न्यू ज्वाइनीज है उनका सैलरी उस टर्म्स के हिसाब से दिया है ना, और सिर्फ एक महीना नहीं, एवरी मंथ आपको चेक करना है उसको। उसके बाद जो एम्प्लॉइज क्या हो गए,
छोड़ के चले गए, टाटा बाय बाय बोल दिया. ऑब्टेन देयर फुल एंड फाइनल कंप्यूटेशन एंड वेरीफाई दैट उनका फुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. ऑल देयर ड्यूज इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुइटी हैव बीन पेड and whether the respective employees acknowledgement of the final computation has also what obtained. तो अब वो छोड़ के चला गया तो उसका फुल एंड फाइनल जो भी सेटलमेंट है वो क्या कर देना, अपन ने उसको दे देना है. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उससे एक्नॉलेजमेंट लेना है आपने. नहीं तो अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया उसने तो कल चल के वो क्या बोलेगा, मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं दिए. और इंडिया में लेबर लॉस काफी सीरियसली लिए जाते हैं. तो इसके लिए आपने उसका एक्नॉलेजमेंट भी लेना है कि हाँ भाई तेरे को सही में मिला है करके. उसके बाद 12 महीने के 12 रजिस्टर के वो आपने पेमेंट चेक करना है, रीजनेबिलिटी टेस्ट करनी है विद द प्रीवियस ईयर, राइट. और उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट्स को आपने चेक करना है, एंड एम्प्लॉय एट सीनियर लेवल ज्वाइनिंग लीविंग, ये सब आपने देखना है. चेक करिए उसको. पहले जो मैं बोलता हूं वो हाईलाइट करिए. फिर अक्रूवल या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट ये तो जब छोड़ के जाते हैं रिटायरमेंट के, बट अभी तो उसको बुक करके रखते हैं ना अपन, प्रोविजन करके रखते हैं ना. प्रोविजन फॉर क्या बोलते हैं, ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट करके रखते हैं ना. तो ये प्रोविजन अक्रूवल बेसिस पे करना है. पीएफ ईएसआई ये आपने चेक करना है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपने करना है. हाँ, ये पूरा एंड तक पढ़िए. और डिस्क्लोजर्स भी पढ़ना है. ये डिस्क्लोजर सारे AS 15 और कंपनीज एक्ट के हिसाब से. डन. ये पढ़िए. फिर ऑडिट प्रोसीजर साथ में पढ़ते हैं. अभी ये ज्यादा हो जाएगा ना, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बचपन से करते आ रहे हैं इसको. 11th 12th फाउंडेशन, FY SY TY आता ना डिप्रिसिएशन, बेसिक यही है. तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, कैसे चार्ज करना है ये एक बार पढ़िए. फिर ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग पढ़ते हैं. ऑडिट प्रोसीजर्स रीड कर लूंगा साथ में, बट पहले डिप्रिसिएशन क्या होता है, किस पे चार्ज करते हैं, क्यों चार्ज करते हैं, ये सब आप अभी पढ़िए. इसको पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है ना. नहीं तो वो बुक ब्लैंक दिखेगी घर पे तो फिर मजा नहीं आएगा. प्रोरेटा किधर, मेथड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोरेट द कॉस्ट. प्रोरेट मतलब वो कैसे, मतलब वो इन रिलेशन टू ऐसा रहेगा वो. प्रोरेट, एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट और असेस. प्रोरेटा, प्रोरेट मतलब वही बोला, प्रोरेटा ही है.
मतलब वो प्रो रेटा बेसिस पे यूजफुल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, उसको एलोकेट करते हैं ना उसको, दैट इज प्रो रेट. प्रो रेट मतलब एलोकेट, एलोकेट प्रो रेटा बेसिस पे. पहले डिप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट के दो अलग अलग एसेस होते थे, AS6 और AS10. फिर अब डिप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट को मर्ज करके PPE AS10 एक ही इसमें डाल दिया पूरा. लगाता हूँ मैं फोन अभी सर को. तो मेरे से ही बहुत ज्यादा फीस वसूल कर रही है तो कसम से. रेगुलर क्लास, फास्ट ट्रैक क्लास, अकाउंट्स के भी क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन, कल चल के लॉ टैक्स के भी पूछेगी. हाँ हाँ, बट ऑडिट सब्जेक्ट को लेके. चलो हो गया क्या तुम्हारा पढ़ के, टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? चलो हो गया क्या वही अपना बेसिक है. अरे बोलो साहब. यस चलिए, ऑडिट प्रोसीजर. अभी आगे वाले बहुत सारे जो दो तीन टॉपिक्स है इजी है. चलिए, सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज. डेप्रिसिएशन समझ में आता है ना आपको, और अमोर्टाइजेशन मतलब क्या बोलते हैं, जिसका ओवर द पीरियड क्या होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट सेम होता है तो उसको एवरी ईयर हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं. जैसे अगर हम लोग माइंस की बात करें तो माइंस को हम लोग डिप्रिसिएट नहीं करते हैं, माइंस को हम लोग क्या करते हैं, उसका जो लीज रेंट हमने पे किया वो क्या करते हैं अपन, अमोर्टाइज करते हैं, ऐसा. सो ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्जिंग द डिप्रिसिएशन, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. बराबर है कि इधर अपन मार्जिन में लिखेंगे कि आपका मेथड क्या है डिप्रिसिएशन का, वो समझेंगे. फिर आपने ऑब्टेन करना है FAR. यू नो व्हाट इज FAR? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर द एंटिटी इज मेंटेनिंग. बराबर है. तो उसके अंदर आपने देखना है कि द नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस दैट हैज बीन कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस,
वो हो सकता है, क्योंकि देर इज ऑलवेज अ रिस्क कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्या कर लो, रेवेन्यू नेचर में डाल दो टू इंक्रीज, क्या बोलता है, always a risk that the entity could capitalize expense of revenue nature to increase its profit or charge capital expenditure directly to income and expense to reduce its profit. So आपने क्या देखना है, FAR में दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लासिफिकेशन का रिस्क, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, रेवेन्यू का कैपिटल हो सकता है, कैपिटल का रेवेन्यू हो सकता है, सो ये रिस्क है about classification of expense. Then to address this risk, the auditor may check the nature of the asset, and further there is always a risk that fake asset, मतलब वापस से जो एक्चुअल में आपने परचेस नहीं किया है वो आप बुक कर लोगे. To mitigate this risk, the auditor should do what? Physically verify. जैसे डमी एम्प्लॉय को इन पर्सन मीट करो, बराबर है. परचेसेस या सेल्स अगर फिक्टिशियस है तो एक्चुअल में गुड्स मूवमेंट चेक करो. सेम वे में यहां पे अगर फिक्स्ड एसेट डमी है तो एक्चुअल में फिजिकली वेरीफाई करो द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट. ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल एडिशंस एंड डिलीशंस विद द अप्रूवल. सिलेक्ट द सैंपल ऑफ एसेट. नाउ द सेम पॉइंट्स, अरे बोलो बच्चों, है ना, 100 कितने आ गए, 109 पे आ गए अभी अपन. सेम पॉइंट्स अभी आपको समझ में आ गया होगा. Select the sample of the assets and verify the rate of depreciation on sample basis and calculation. तो एक तो depreciation का rate check करेंगे और उसका calculation बराबर से है या नहीं. Obtain a list of all the components identified by the management. All the components मतलब सारे जितने भी fixed assets है, सारे जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करे. अब आप जाओगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारा फिक्स्ड एसेट एयर कंडीशनर, बेंचेस, टेबल, लैपटॉप, ये सब क्या है, हमारे प्रोजेक्टर, ये सारे क्या है, फिक्स्ड एसेट. फर्नीचर, फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी हमने आइडेंटिफाई करे उसका लिस्ट आप ले लीजिएगा. फिर उसके बाद इंश्योर द इनटेंजिबल एसेट्स. इनटेंजिबल एसेट्स AS 10 में कवर होते हैं कि AS 26 में होते हैं? वेरी गुड. फिर क्यों पूछते हैं बच्चे AS 10 में कवर होंगे क्या, पता नहीं क्यों पूछते हैं ऐसे. इसलिए मैं क्या जवाब दूं अभी, ऐसे पूछते हो तो. सो इंश्योर इनटेंजिबल एसेट्स, लाइक हमने इसमें एसेट साइड में पढ़ा था इसको, बराबर है, लाइक पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स हैव बीन व्हाट अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड. तो किधर आएगा ये, AS 10 या 26? गुड. उसके बाद एंश्योर दैट द डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फ्रॉम द डेट इट इज रेडी टू यूज एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल यूसेज. ये अकाउंट्स में बेसिक हम लोग पढ़ते हैं, उसको फाउंडेशन में पढ़ा था कि जब वो रेडी है तब से डिप्रिसिएशन होगा, एक्चुअल में जब से यूज कर रहे हो ऐसा नहीं. फॉर एग्जांपल आपको केस स्टडी देंगे कि ऐसे अकाउंट्स में आपने पढ़ा है इसको फाउंडेशन में कि आपने एसेट परचेस किया है बट 5 साल बाद उसको यूज कर रहे हैं, 2 साल बाद यूज कर रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करेंगे? जब से यूज. क्या आदमी है यार ये, यार ये देख सेम बेंच वाले लोग, वायरस फैल रहा है इधर. सो कब से यूज करेंगे, कब से यूज करेंगे, कब से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? जब से वो पुट टू यूज है तब. खरीदेंगे नहीं, व्हेन इट इज रेडी टू यूज. रेडी टू यूज क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन भी तो होना जरूरी है. इट शुड बी पुट टू यूज. एक्चुअल में यूज करो या नहीं करो बात अलग है. दूसरे शब्दों में पढ़िए बात को. इन अदर वर्ड्स वही लिखा है, आपको ऐसे सीधी भाषा में तो समझा नहीं आपको. सो व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, व्हेन इट इज brought at the location and condition is necessary for capable of operating. Ensure depreciation amount has been properly accounted from revaluation reserve. क्योंकि upward या downward revaluation होता है तो उसके हिसाब से depreciation का फिगर भी revaluation reserve में एडजस्ट होता है. फिर कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के डिप्रिसिएशन में फर्क होता है क्या? हाँ, कंपनीज एक्ट में आप WDV SLM कैसे भी यूज कर सकते हो, बोलो आया ना. और उसमें आप चार्ज करते हो डे वाइज, बट इनकम टैक्स में ओनली WDV इज अलाउड एंड उसमें मोर देन 182 डेज, लेस देन 182 डेज, उसके हिसाब से फुल या
हाफ ऐसा डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, बराबर है। सो आपको चेक करना है, पढ़िए उस पॉइंट को। फिर आपका फेवरेट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिकॉम्प्यूटेशन, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्ज एज पर द यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यूज, रेसिडुअल वैल्यू मतलब समझते हो क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, बराबर है। एंड where there is change in useful life you have to prospectively compute what the depreciation, useful life अपन रिवाइज भी कर सकते हैं ना, आप सिर्फ एसेट का वैल्यू रिवाइज नहीं कर सकते, आप यूजफुल लाइफ भी रिवाइज कर सकते हैं। पढ़ो वो पॉइंट्स को, और डिस्क्लोजर्स भी पढ़ लेना कि पॉलिसी क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है, रेसिडुअल वैल्यू एंड मेथड। रेडी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो लास्ट पॉइंट, देन वी आर डन, सिलेबस खत्म। लास्ट रीडिंग है 4.6। हाँ, सो 4.6 की बात कर रहे हैं अभी अपन। बाकी दूसरे खर्चे पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एटसेट्रा, बराबर है। सो दे आर इंसिडेंटल टू रनिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। सो ऑडिटर विल एनालाइज व्हाट, ये पढ़िए, करंट पीरियड का होना चाहिए, जो भी पीएनएल को डाल रहे हैं वो खर्चे इसी पीरियड के होने चाहिए, वो रेवेन्यू होना चाहिए एंड नॉट कैपिटल, क्योंकि कैपिटल है तो वो पीएनएल को नहीं आएगा। आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए खर्चों के लिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब एविडेंसेस, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, याद होगा। द एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, दैट इज डॉक्यूमेंट्स। इट शुड बी क्लासिफाइड प्रॉपरली अंडर द करेक्ट हेड, it was authorized and it is not a personal expenditure. current period, revenue capital में distinction, evidence होना चाहिए, सही classification and it should be what, properly authorized. चलिए अभी एक एक खर्चे की बात करेंगे। रेंट एक्सपेंस, रेंट मतलब किराया। अगर आपको किराया दिख रहा है तो आपने क्या ऑब्टेन करना है, रेंट अग्रीमेंट चेक करना है, 12 महीनों के 12 खर्चे आपने बुक करे हैं ना। एंड उसके बाद यू हैव टू आल्सो कंसीडर व्हाट दी एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज मतलब क्या होता है कि रेंट का इंक्रीमेंट होता है, मतलब जैसे एवरी ईयर हम लोग 2-2% से 5-5% से हम लोग क्या करेंगे, रेंट इंक्रीज करेंगे। ये क्लॉज होता है, इसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज मतलब इंक्रीमेंट इन रेंट। सो अगर वो अग्रीमेंट में है तो उसके हिसाब से आपने वेरीफाई करना है। इफ द रेंट वॉज रिकॉर्डेड, रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। स्ट्रेट लाइन बेसिस मतलब सेम रेंट थ्रू आउट द पीरियड। वेरीफाई द अग्रीमेंट इज इन द नेम ऑफ द एंटिटी एंड द एक्सपेंस पर्टेन्स टू द प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर रनिंग द बिजनेस। मतलब आप भले ही अपने नाम पे है बट आप वो प्रीमाइसेस पर्सनल यूज के लिए, मतलब ऑफिस के नाम पे प्रॉपर्टी ली रेंट पे, बट आप उस प्रॉपर्टी पे आप खुद यूज दूसरा पर्सनल काम कर रहे हो तो चलेगा क्या, नहीं। समझ में आया आपको? तो रेंट के लिए क्या क्या बातें करी अपन ने, रेंट अग्रीमेंट 12 महीने का 12 रेंट का खर्चा होना चाहिए, एस्केलेशन क्लॉज पर्सनल यूज के लिए यूज करने का नहीं। पावर एंड फ्यूल सारे बिल्स को चेक करेंगे, 12 महीने के खर्चे होने चाहिए, समरी होने चाहिए कि कितने पावर यूनिट्स आपने कंज्यूम करे हैं, और उससे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी करेंगे कि इतने यूनिट्स कंज्यूम करे इनटू द कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद
यू हैव टू एनालाइज कि कितना यूजुअली आपका मंथली कंजम्पशन होता है करके, और अगर वेरिएंस है तो इन्वेस्टिगेट द रीजंस फॉर इट। इंश्योरेंस एक्सपेंस, पॉलिसीज अपने को चेक करना है वेदर इट इज वैलिड फॉर द पीरियड एंड वेदर इट इज प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज व्हाट, प्रीपेड और द पीरियड बेस्ड एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। करते ना ऐसे प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट पीरियड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, पता है क्या? बोलो भाई। प्रीपेड इंश्योरेंस का एंट्री पास करते ना अपन। लीगल एंड प्रोफेशनल फीस मंथ वाइज एंड कंसल्टेंट वाइज। क्या बोला? मंथ वाइज एंड कंसल्टेंट वाइज। कोई अपना लीगल कंसल्टेंट होगा, कोई टैक्स कंसल्टेंट होगा, कोई जीएसटी कंसल्टेंट होगा, कोई कंपनी लॉ कंसल्टेंट होगा, अलग अलग कंसल्टेंट होंगे अपने को। 12 महीने के 12 खर्चे बुक होने चाहिए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अगर है ये 12 महीने, अगर 12 महीने के 12 खर्चे नहीं है, नॉन रिकरिंग है, तो वो सैंपल बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। You should be cautious while checking the legal expense, but that may highlight what? A dispute. याद है हमने ऐसे नंबर 501 में पढ़ा था, रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट, बराबर? याद है क्या? दैट विल इंडिकेट वेदर लिटिगेशन है या नहीं है। ट्रैवलिंग, रिपेयर वगैरह, अभी ये लोग भी चिढ़ गए, सबको एक साथ डाल दिया। ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सब साला डाल दो इधर ही, सबके लिए सेम है, बार बार नहीं बोलेंगे, बोलता हूं। तो सैंपल बेसिस पे, और आगे देखो और चिढ़ गया, एट्रीब्यूट डिस्कस्ड अबाउ, मतलब क्या भाई? इट शुड पर्टेन टू द एंटिटी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, समझा क्या? 12 महीने के खर्चे होने चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। उसका समरी बनाओ, एनालिटिकल प्रोसीजर पर यूनिट एंड कंपेयर एंड इन्वेस्टिगेट द रीजंस फॉर एनी डेविएशन। डिस्क्लोजर, सारे खर्चे अलग से डिस्क्लोज करने चाहिए। नोट्स टू अकाउंट्स में सेक्शन नंबर 135 कारों में पढ़ा था सीएसआर, और डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो, अगर आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करा है तो कितनी करेंसी आपने करी है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना हुआ है, कितना डिपॉजिट या एडवांस आपने भरा है, तो वो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये एग्जाम में आपको जरूर क्वेश्चन आएगा। नहीं आया तो आपका नाम बदल देना। क्रिप्टो क्या होता है, थोड़ा ऐसा अपडेटेड रहने का। ऐसे क्रिप्टो मतलब क्या होता है जरा बताइए। डिजिटल करेंसी होती है ना ये, जैसे कि बिटकॉइन के बारे में सुना होगा बच्चे। बिटकॉइन नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी अपने इंडिया में लीगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। सो यस, वी आर डन विथ दिस चैप्टर। देखते देखते कितने पेजेस हो गए, ये 115 पेजेस हो गए। थैंक यू वेरी मच। सो हियर गाइस, टुडे वी फाइनली कंप्लीट विथ व्हाट आरसीए इंटरमीडिएट ऑडिट का सिलेबस, ठीक है। अभी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करना है। सर सीक्वेंस क्या रखना चाहिए पढ़ाई का, तो जैसे हम लोग ने क्लासेस में पढ़ा था, वी स्टार्टेड विथ चैप्टर 1, देन चैप्टर 11, देन 2, 3, उसके जैसे यूनिट्स, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस आपने प्लान करना है, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में जो है अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, मार्च, हम लोग रिवीजन सेशंस लेंगे। जो अपने कैप्सूल्स बाकी है ना अपने बनाने, और रिवीजन्स भी बाकी है कुछ चैप्टर्स के, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैं आपको अपडेट करूंगा कि उस समय पे हम लोग, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि अपनी क्लास खत्म हुई है बट अपना साथ खत्म नहीं हुआ है। द शो विल गो ऑन टिल द एग्जाम्स, राइट, तो हम लोग तब तक पढ़ते ही रहेंगे। सो आपको मैंने पीडीएफ्स भेज ही रहा हूं मैं, कंपाइलर्स आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कंपाइल करे हैं, तो आपको मजा भी आता होगा, उम्मीद कर रहा हूं वो पढ़ने के लिए। तो चैप्टर्स, एक एक चैप्टर पढ़ते जाना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। दिन के 4-5 घंटे भी आपने ऑडिट को दिए तो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए अब आपके हिसाब से प्लानिंग करना उसको। हम लोग कब मिलेंगे वापस से? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मिलेंगे हम लोग। अगर फेस टू फेस मुमकिन नहीं हुआ तो हम लोग लाइव ही मिलेंगे। आई विल टेक द लेक्चर्स फ्रॉम माय स्टूडियो, बट वी विल मीट एंड वी विल रिवाइज, ठीक है। क्विक रिविजन्स करेंगे, रात में मिलेंगे, दिन में मिलेंगे, वैसा जो भी टाइम रहेगा मैं आपको वैसे अपडेट करूंगा।
मंडे से हम लोग कॉस्टिंग का थियरी स्टार्ट करेंगे। कॉस्टिंग का थियरी पढ़ना बाकी है ना, तो कॉस्टिंग का थियरी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे। वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से लाइव लूंगा या फिर मैं अपने स्टूडियो से लूंगा, उसका टाइम क्या होगा, ऑल आई विल अपडेट यू गाइस। बट फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट विथ व्हाट, द कॉस्टिंग थियरी। आई होप आपको ऑडिट पढ़ने में मजा आया होगा। हमने पूरे एक एक लाइन को रीड कर लिया, बहुत सारे एमसीक्यूज ट्रू एंड फॉल्स ड्यूरिंग द कोर्स डिस्कस किए। नाउ आपको ये पूरा जो मंथ है आपको उसको प्रिपेयर करना है, सो दैट नेक्स्ट मंथ मिलेंगे तो रिवीजन करने में आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यस मैं आपको शेड्यूल और वैसे ही बता दूंगा कि हम लोग कौन से दिन कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आप भी बिफोर हैंड प्रिपेयर रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, इट वाज फन टीचिंग यू ऑल। जल्दी मिलेंगे रिविजन्स के लिए और उसके बाद जल्दी मिलेंगे सीए फाइनल में। ठीक है, यस बाय बाय, टेक केयर।